दर्शकों का स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ जानदार धमदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। देखिए सजनों, ये सालों पुरानी कहानी है। जिसने भी कुछ अलग करने की ठानी है उसके हौसलों का दीपक बुझाया गया है, उसे तानों के अंधेरों में सुलाया गया है। लेकिन तू कुछ नया करने से झिझक नहीं, तो अपने भरोसे से भटक नहीं। सपनों के सफर में मुश्किलें लाख आएंगी, असफलता की आंधी तुझे छल्ली कर जाएंगी। लेकिन तू अपनी हार को पथ का कील समझ, पूरी सड़क नहीं तो अपने भरोसे से भटक नहीं, तो अपने भरोसे से भटक नहीं। देखो सजनों, सफलता के लिए देखिए हम अक्सर सपने, मेहनत, हौसले इन्हें बहुत महत्व देते हैं। लेकिन बिना भरोसे के ना हौसलों में जान है, ना ही सपनों की उड़ान। तो चलिए इसी बात पे मिलते हैं हमारे इस हफ्ते के 10 नए खिलाड़ियों से जिन्होंने खुद पर भरोसा किया और यहां पर आ गए। जोरदार तालियों से मैं चाहता हूं कि उनका स्वागत किया जाए। सबसे पहले स्वागत कीजिए नागपुर महाराष्ट्र से एक स्टूडेंट है जिनका नाम है विभू खंडेलवाल जी। अब बुलाते हैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से एक होम मेकर को जिनका नाम है ममता कुमारी जी। मिलिए पटियाला पंजाब की एक डेंटिस्ट डॉक्टर तन्वी खन्ना जी से। हमारे पटना बिहार से एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर अमित सिन्हा जी। और स्वागत कीजिए नई दिल्ली से एक ई कॉमर्स कंपनी में स्ट्रेटेजी मैनेजर है शाश्वत गोयल जी का। ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट। अब बुलाते हैं जयपुर राजस्थान से एक कंटेंट राइटर को जिनका नाम है स्नेहा चौहान। थैंक यू सो मच मैम। ओहो, अब मिलिए जूनागढ़ गुजरात के सिटी से जिनका नाम है राहुल हरिलाल राठौर। ऑल द बेस्ट। हमारे हुगली वेस्ट बंगाल से ईस्टर्न रेलवे में सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में एक टेक्नीशियन है ये सुमित कुमार शाह। बहुत बहुत स्वागत। हमारे आगरा उत्तर प्रदेश से एक कैरेट कार रीडर सारिका गुप्ता जी। कम घर जी। और अंत में स्वागत किया जाए सुल्तानपुर महाराज से एक होम मेकर जिनका नाम है लक्ष्मी संतोष कुमार पारिक जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत सर, आपसे शादी करने का सपना देखा था, वो तो पूरा नहीं हुआ, आपसे मिलने का हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, बहुत बहुत स्वागत आप सभी खिलाड़ियों का। एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। तो आपके साथ अब हम शुरू करेंगे खेल और खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ऑलराइट, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर इनमें से क्या माथे पर या उसके पास नहीं लगाया जाता? Which of these is not generally applied on or near the forehead? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए बिंदी, बी तिलक, सी नेल पॉलिश, डी सिंदूर। बिंदी, तिलक, नेल पॉलिश, सिंदूर। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है सी, नेल पॉलिश। देखते हैं नेल पॉलिश में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। सबने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब किसका रहा? डॉक्टर तन्वी खन्ना जी का रहा। 1.52 सेकंड। ऑलराइट, तो हमारे लीडर बोर्ड एक जो स्थिति बनती है वो डॉक्टर तन्वी खन्ना पहले स्थान पर पहुंच गई। ऑलराइट, अब आएगा दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा पक्षी सबसे छोटा है? Which of these birds is the smallest? और आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर ये रहा। शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच, बी कीवी, सी ईमू या डी एम्परर पेंगुइन। समय हो गया समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी? बी कीवी है। अब देखते हैं बी में किन किन लोगों ने जवाब दिया।
ओहो, 1 2 3 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? शाश्वत गोयल जी का 1.96 सेकंड। ऑलराइट, तो अब देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। डॉक्टर तन्वी आगे चल रही थी और सुमित कुमार शॉ ये पहुंच गए हैं नंबर 1 स्थान पर। ऑलराइट कंटेस्टेंट, तीसरा प्रश्न आने वाला है। रेडी? तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस खेल में ऐसा नियम है जिसमें सफेद मोहरों वाला खिलाड़ी खेल शुरू करता है? In which sport is there a rule by which the player with the white pieces starts the game? और आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर ये रहा है। A bowling, B कैरम, C शतरंज या चेस, D लूडो। बॉलिंग, कैरम, शतरंज, लूडो। समय हो गया समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? शतरंज, चेस है सी। ऑलराइट, सी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है। ओके, सबसे कम समय किसका लगा? शाश्वत गोयल जी का लगा, 0.88 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड की स्थिति थी, सुमित कुमार शॉ प्रथम स्थान पर थे। शाश्वत गोयल समझो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए शाश्वत गोयल जी। ये एक ई-कॉमर्स कंपनी में स्ट्रैटेजी मैनेजर हैं और ये दिल्ली से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शाश्वत जी। थैंक यू सो मच सर। और सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि स्ट्रैटेजी मैनेजर ई-कॉमर्स ये किस तरह की नौकरी होती है? जी सर, जब मैं रोज़ सुबह उठता हूँ मेरे मन में भी सबसे पहले एग्जैक्टली यही सवाल आता है कि ये काम क्या होता है, मैं करता क्या हूँ। बट ऑन अ मोर सीरियस नोट, ये एक टेक्निकल और मैनेजमेंट नौकरी दोनों का मिक्सचर है। आप ये समझ लीजिए दैट मैं एक इंटरनल मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बड़ा मुश्किल काम है आपका शाश्वत जी। जी और सर। इसके लिए काफ़ी मेहनत, काफ़ी ज्ञान, काफ़ी बुद्धि लगानी पड़ती होगी आपको। ऑलराइट, मैं देख रहा हूँ कि आज आप कंपेनियन के रूप में किसी को नहीं लाए हैं। जी सर, मैं कंपेनियन के रूप में किसको नहीं लाया हूँ। इसके पीछे सर एक बहुत गहरी वजह है। अगर मैं करीब 20-22 साल पहले जाऊँ, जब केबीसी पहली बार टीवी पर आया था 2000 में, तो जब हम रात को 9 बजे बैठते थे एज अ फैमिली, जब हम शो देखते थे, तो मम्मा हमेशा मुझे कहती थी कि उनका सपना है कि उनका बेटा एक दिन हॉट सीट पे जाए। तो वो सुन के मेरे अंदर बहुत मोटिवेशन आया था और उस टाइम मैंने बहुत अप्लाई किया था। मोबाइल और एसएमएस तो नहीं होते थे, इंटरनेट और ऐप्स तो दूर की बात है, तो मैं लैंडलाइन पे लगा रहता था, बट कभी कुछ हुआ नहीं। केबीसी जूनियर की बात कर रहा हूँ मैं। फिर मैंने छोड़ दिया था, शो तो देख रहा था बट अप्लाई करना छोड़ दिया था। फिर 2013 में जब मेरी पढ़ाई थोड़ी कंप्लीट हुई थी और जब मेरी पहली नौकरी लगी थी, तब मेरे को फिर लगा कि अब मैं थोड़ा इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, मम्मी के सपने को फिर से उठाते हैं। तो 2013 से हर साल मैंने अप्लाई किया, हर साल मैंने ट्राई किया, बट कभी भी कुछ बुलावा नहीं आया मुझे। बट फिर भी मैं लगा रहता था कि कभी ना कभी तो कॉल आएगा, कभी ना कभी तो अपना टाइम आएगा। तो इस मेंटालिटी से मैं कर रहा था। पर कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान जब देश में काफ़ी ख़राब स्थिति थी, तब कोविड की वजह से माय मम्मा पास्ट अवे। Oh, I'm so sorry to hear that. तब से लेके आज तक मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है और 9 साल कंटिन्यूसली ट्राई करने के बाद अब जब मुझे मौका मिला है हॉट सीट पर आने का, तो जिसके लिए मैं ये करना चाहता था वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो आपके लिए, यहाँ बैठी ऑडियंस के लिए, घर पे बैठे दर्शकों के लिए शायद वो सीट खाली होगी, बट मेरे लिए उस सीट पे जिसको होना चाहिए वो आज भी वहीं पर है। Yeah. मैं ऐसा मानता हूं कि जब परिवार का कोई सदस्य चला जाता है तो कहा जाता है कि कुर्सी खाली हो गई। खाली कभी नहीं होती है कुर्सी, जी सर। कहीं ना कहीं वो हमेशा
उस कुर्सी पे रहते हैं, अपना आशीर्वाद देते रहते हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि आज भी वो आपके साथ यहाँ बैठ करके अपना आशीर्वाद दे रहे हैं आपको। और थोड़ा शाश्वत, तो चलिए गेम की शुरुआत करते हैं। इतना जान लीजिए कि आज आप स्पॉटलाइट पे हैं। मैं आपको जो हमारे खेल के नियम हैं, रूल्स हैं, उनसे आपका परिचय करवा दूं। देखिए, एक एक करके यहाँ पर आपके सामने सवाल आएंगे। आपकी सुविधा के लिए 3 लाइफलाइंस रखी हुई, कहीं आप अटक जाएं या जवाब न दे पाएं। ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरी लाइफलाइन है 50-50, 2 गलत जो विकल्प हैं वो मिट जाते हैं। और वीडियो कॉल अ फ्रेंड, आप अपने किसी भी दोस्त से बात कर सकते हैं। ऑलराइट, प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट शाश्वत, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 1000 रुपए। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये चिन्ह है सामान्यतः क्या दर्शाता है? ये एक इमेज प्रश्न है। व्हाट डज दिस सिंबल जनरली इंडिकेट? तस्वीर दिखाई जाए, देख लिया? ऑलराइट, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए, लो बैटरी, बी, अ वेबसाइट, सी, अ लोकेशन, डी, वाईफाई। बैटरी कम है, एक वेबसाइट, एक स्थान या वाईफाई। सर, ये लोकेशन का चिन्ह है, क्योंकि जब हम मैप्स की कोई भी ऐप यूज़ करते हैं, गूगल मैप्स हो गया, तो उसमें हमेशा आता है कि ये आपकी डेस्टिनेशन है, तो उस पर ये लाल रंग का चुंडू सा बना आता है। तो ए लोकेशन, सी, ए लोकेशन, इसको लॉक किया जाए। सी पे थोड़ा लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। उल्टा टीयर ड्रॉप कहते हैं इसे, उल्टा टीयर ड्रॉप। आकार का कई बार पिन या मार्कर जैसा कि आप कह रहे थे कहा जाता है। ये अब डिजिटल मैप्स, जिसके बारे में आपको सूचना थी, और लोकेशंस के लिए एक यूनिवर्सल सिंबल ये बन गया है। जी सर। और इस पिन को गूगल के एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिनका नाम है जेंस रास्मुसन, ने डिजाइन किया था। ओके, ऑलराइट शाश्वत जी, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न आएगा आपके सामने, इसका मूल्य है 2000 रुपए। रेडी? दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा देश खाड़ी नामक क्षेत्र में नहीं स्थित है? Which of these countries is not located in the region popularly known as the Gulf? ऑप्शन सुनिए। ए, UAE, बी, रोमानिया, सी, येमेन, और इज इट डी, ओमान? संयुक्त अरब अमीरात, बी, रोमानिया, सी, येमन, या डी, ओमान? सर, यूएई, येमेन और ओमान तीनों ही गल्फ रीजन में स्थित हैं। तो रोमानिया यूरोप में है, तो इसका सही आंसर रोमानिया होना चाहिए। ऑप्शन बी को प्लीज लॉक किया जाए। बी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। रोमानिया जो है वो ईस्टर्न यूरोप में है, बाकी 3 जैसे कि आपने कहा वो सब गल्फ कंट्रीज। ऑलराइट, आगे चलते हैं। शाश्वत जी, तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए। और कभी आप गए क्या गल्फ कंट्रीज में? सर हाँ, एक्चुअली मैं गया हूँ। तो MBA के बाद जो मेरी पहली नौकरी थी, उसमें मैं एक कंसल्टेंट की तरह काम करता था। तो अलग अलग क्लाइंट्स के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करना होता था। और यहीं पे मैं एक्चुअली एक और बात ऐड करना चाहता हूँ। जी जी। जब मैं छोटा था तब से ही मैं क्विजिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहा हूँ। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, जोनल, रीजनल, कहीं भी क्विज होता था मैं पहुँच जाता था। तो जब मैं छोटा था, स्कूल की बात है, तो एक शो आता था, डेरेक ओब्रायन जी होस्ट करते थे इसको, बॉर्नवीटा क्विज कॉन्टेस्ट, सोनी पर ही आता था। तो मैं उसमें इंटरनेशनल फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया था। और वहाँ पर जो ये गल्फ कंट्रीज़ हैं, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, इन स्कूल्स, इन रीजन्स की स्कूल्स की टीम्स भी आती थी, तो उनके साथ कम्पीट करना होता था और मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता था। तो इसलिए हाँ, गल्फ के साथ काफ़ी कनेक्शन है। जीते कि नहीं? थोड़ा जीता, थोड़ा हारा। ओके, जीतना बहुत जरूरी है, देश का नाम जो है उज्जवल होता है। ओके, हम आते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3000 रुपए इसका मूल्य। रेडी शाश्वत जी? तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस फिल्म के मुख्य पात्र किसी भी भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा नहीं दे रहे होते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स इज द लीड एक्टर not serving in the Indian Armed Forces? All right? ऑप्शन सुनिए। A,
स्वदेश, बी लक्ष्य, सी मैं हूं ना, या डी पूरी द सर्जिकल स्ट्राइक? सर लक्ष्य में ऋतिक रोशन थे जो आर्म फोर्सेस में सर्व करते थे। मैं हूं ना में शाहरुख खान अगेन बिलोंग टू द आर्मी। उरी में इट वॉज विकी कौशल। तो आंसर स्वदेश है। इसमें शाहरुख खान थे बट वो एक नासा के साइंटिस्ट थे। तो ऑप्शन ए स्वदेश को प्लीज लॉक किया जाए। ए पे ताला लगाया जाए। बड़ी जानकारी है आपके पास, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बोलो शासक। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। शासक डूइंग वेरी वेल। फोर्थ क्वेश्चन फॉर 5,000 रुपीज ऑन योर स्क्रीन नाउ। प्रीमियर लीग, ला लीगा, सीरी आ किस खेल से संबंधित कुछ सबसे बड़े लीग के नाम हैं? प्रीमियर लीग, ला लीगा, सीरी आ are some of the topmost leagues associated with which game? A. Handball, B. Cricket, C. Netball, or is it D. Football? सर इसका आंसर डी फुटबॉल है। प्रीमियर लीग यूके की है, ला लीगा स्पेन से है, सेरिया इज फ्रॉम इटली। तो ऑप्शन डी फुटबॉल की लीग्स हैं सारी। तो प्लीज ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। डी को लॉक किया जाए। Absolutely the right answer. Well done. हर एक प्रश्न का उत्तर देने के बाद हमारे जो ये ज्ञाननाथ जी हैं, ये थोड़ी सी भूमिका कहते हैं इसको, आप बता दिया कीजिए। हमें लग रहा है इनको देने की जरूरत ही नहीं, सारी भूमिका आप ही दे रहे हैं। सर आप मुझे वहीं बिठा लीजिए ना अगले एपिसोड से। स्पोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट लगता है आपको? बहुत ज़्यादा। हाँ। तो सबसे ज्यादा क्या देखते हैं आप? सर जब छोटा था तब तो सिर्फ क्रिकेट देखता था क्योंकि सिर्फ वही समझ आता था। बट जैसे जैसे बड़ा होता गया तो काफ़ी सारे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट बनता गया। तो अभी तो क्रिकेट, फुटबॉल, फार्मूला 1, टेनिस, बैडमिंटन, काफ़ी सारे स्पोर्ट्स को फॉलो करता हूँ। हमारा भी कुछ ऐसा ही मन हो गया है। अभी कोई बुरा न माने, सीरियल वगैरह हम देखते नहीं हैं, जाके सीधा स्पोर्ट्स चैनल लगा देते हैं। इसमें कुछ ना कुछ आता रहता है। क्रिकेट है, फुटबॉल है, बैडमिंटन, टेनिस, और ये सारी चीज़ें बड़ी रोचक होती हैं। ऑलराइट, जब भी हम सोशल मीडिया पे बात करना शुरू करते हैं किसी के साथ, तो न जाने किधर से एक ऐसा ठुंग करके कुछ ऊपर आ जाता है, पॉपअप जी। तो ऐसा क्यों होता है? पहली बात तो ये, और उनको कैसे पता चलता है कि जो हम बात कर रहे हैं या जिस विषय पे बात कर रहे हैं उसी से संबंधित तो पॉपअप निकलता है। मान लीजिए कि हम किसी से बात कर रहे हैं कि भैया आज खाने पे कहाँ जाने वाले हो, क्योंकि सर ऐसा लग रहा है कोई पिज्जा विज्जा खाया जाए, एक तट करके एक पिज्जा का पॉपअप हो जाता है। उसको कैसे मालूम कि हम बात कर रहे हैं पिज्जा के बारे में? सर ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। अच्छा जी, सुन रहे हैं भाई साहब? ऑलराइट सर होता क्या है कि जब भी हम अपने फ़ोन पे, मोबाइल पे कोई भी नई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो पहली बार जब वो ऐप चलती है तो हमसे बहुत सारी परमिशंस मांगता है। हम क्या करते हैं, हम जल्दी में सबको यस 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 करके आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, इतना लंबा चौड़ा होता है, कौन पढ़े उसको? एग्जैक्टली सर। तो उन परमिशंस में होती है कैन आई एक्सेस योर लोकेशन हिस्ट्री, कैन आई एक्सेस द फोटोज इन योर गैलरी, कैन आई एक्सेस योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। एक परमिशन होती है वो कहता है कैन आई मेक कॉल्स और /रीड SMSs। तो जब हम कॉल करने की परमिशन दे देते हैं आपको, हम क्या कर रहे हैं, हम इनडायरेक्टली ऐप को ये परमिशन दे रहे हैं कि वो माइक्रोफोन को एक्सेस कर सके जब जब हम उस ऐप को इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होता है, जब भी हम उस ऐप को यूज़ कर रहे हैं वो हमारा सारा ऑडियो रिकॉर्ड करता है, उसको एक क्लाउड सर्वर पे अपलोड करता है। बैक एंड टीम उस डेटा को, एनोनिमाइज डेटा को एनालाइज करती है और इसके बेसिस पे आपकी एक बहुत ही क्यूरेटेड प्रोफाइल बन जाती है। तो ये तो बस एक बार हुआ, ऐसे 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख बार होता है और इतना एक्यूरेट डेटा होता है उनका कि आप क्या सोच रहे हैं वो आपसे पहले ही प्रिडिक्ट कर पाते हैं। तो इसीलिए ऐसा होता है कि अगर आप बात कर रहे हैं किसी दोस्त से और आप कह रहे हैं कि भूख लगी है, कुछ खाते हैं, तो उन्हें पता है कि अमित जी को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। तो उसी टाइम पे अगर आप कोई सी भी ऐसी ऐप खोलें या फिर किसी भी पिज़्ज़ा प्लेस का एक ऐड दिख जाएगा। तो ये उसके पीछे की साइंस है। सर ये तो बहुत खतरनाक चीज बता दी आपने। बट इसमें एक सिल्वर लाइनिंग भी है, वो ये है कि देयर इज ऑलवेज समवन आउट देयर हु इज लिसनिंग टू अस। तो हम कभी अकेले नहीं हैं। लेकिन हम नहीं चाहते कि वो सुने हमारे बात। कैसे रोका जाए? ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दीजिए और जैसे हम पहले रहते थे बिना मोबाइल के,
वापस उसी ज़माने में चलते हैं। अच्छा, ये सारा कुछ जो है रिकॉर्ड हो रहा है? जी, बट एनोनिमाइज्ड रिकॉर्ड हो रहा है। उन्हें ये नहीं पता कि अमित जी क्या बात कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि शाश्वत क्या बात कर रहा है। उनके लिए हम बस एक नंबर है। पर वो नंबर से तो पता कर लेंगे ना। नहीं, एक सिम आईडी कार्ड लेते समय सब देना पड़ता नहीं, ना। फोन कौन नंबर है नहीं। आप, आपकी हाइट क्या है, कहाँ रहते हैं आप मेल है कि फीमेल है, नहीं, एक आप यूनिक रोबोट हैं कि नहीं, ऐसे सब आता है ना। एक यूनिक आइडेंटिफाइड टोकन है जिससे हम वापस नहीं एस्टैब्लिश कर सकते कि ये अमित जी की बात हो रही। अच्छा, नहीं सर, ये बातें समझ लेनी चाहिए, वरना बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी लाइफ में। ओके, जितने भी हमारे दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं, भाई साहब शाश्वत जी की बात मान लीजिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा टर्म्स एंड ऑफ द एग्रीमेंट। ओके, अब आपके सामने आ रहा है अगला प्रश्न। ये है 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसी उत्पाद पर इनमें से कौन सा चिन्ह इंगित करता है कि यह भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विकसित एक मानक के अनुरूप है? Which of these marks on a product indicates that it conforms to a standard developed by the Bureau of Indian Standards? All right? Option सुनिए। A, Ag mark, B, Blue Dot, C, ISI, or is it D, Eco mark? सर, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स अगर किसी प्रोडक्ट पे होता है तो उस पर जो चिन्ह होता है वो ISI होता है। तो ऑप्शन सी ISI को लॉक किया जाए। C? जी। All right. C, ISI पे ताला लगाया जाए। Please lock. C is the right answer. Well done. लगभग सभी उत्पादों पर आपको ISI मार्क मिलेगा, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें ISI मार्क होता है। और वो इसकी, मैं तो ऐसा कहूँगा अपने दर्शकों को और यहाँ पर कि हमेशा उसकी जांच करते रहना चाहिए। जी। ओके, पहला पड़ाव पार हो गया है। 10,000 रुपये आप जीत गए हैं। आज निश्चित रूप से आज यहाँ से आप 10,000 ले जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप और आगे जाएं और यहाँ से आपको मिलेंगे अब 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न आ रहा है। छठा प्रश्न 20,000 रुपये। शाश्वत जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा स्मारक एक राष्ट्रीय राजधानी में नहीं स्थित है? Which of these monuments is not located in a national capital city? A, Tokyo Tower. B, Sydney Opera House. C, Westminster Abbey. D, Lincoln Memorial. सर, अगर मैं ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करूं तो टोक्यो टावर टोक्यो में है जो जापान की कैपिटल है। वेस्टमिनिस्टर एबे लंदन में है जो इंग्लैंड की कैपिटल है। लिंकन मेमोरियल वॉशिंगटन DC में है जो US की कैपिटल है। सिडनी ओपेरा हाउस जैसे नाम कहता है सिडनी में है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, बट ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा है। तो इनमें से जो मॉन्यूमेंट नेशनल कैपिटल सिटी में नहीं स्थित है वो सिडनी ओपेरा हाउस है। तो ऑप्शन बी को प्लीज लॉक किया जाए। ऑप्शन बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और इतनी सारी भूमिका आपने बांध दी है कि इसका एक्सप्लेनेशन देने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारा काम जो है आसान हो गया है। वेल प्लेड शाश्वत। 6 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। SEO में SE का क्या अर्थ होता है, जो किसी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ाने की एक प्रक्रिया है? What does SE stand for in SEO? A process to increase traffic to a website. ऑप्शन सुनिए। A, search engine. B, simultaneous expression. C, silent evolution. Or is it D, search evolution? सर, SEO होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और इससे किसी भी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ाना होता है। Okay. तो ऑप्शन ए सर्च इंजन को प्लीज लॉक किया जाए। सर्च इंजन ए पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड शाश्वत, इज द राइट आंसर।
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे कि आपने कहा, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग डिजिटल मार्केटिंग में किसी वेबसाइट या पेज पर ट्रैफिक बढ़ाने के लिए किया जाता है, ताकि अधिक लोगों को प्रोडक्ट्स या जो सर्विसेज वो देता है उसके बारे में उनको पता चले। वेल प्लेड। या ऑलराइट। सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हैं कि नहीं शाश्वत? सर मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल एक्टिव नहीं हूँ। बहुत अक्लमंदी कर रहे हैं आप। इंटरनेट पे मैं मीम्स पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाता हूँ। ओह, मैं मीम्स देखता भी हूँ और मीम्स बनाता भी हूँ। और अगर आपकी परमिशन हो जी। तो मैं एक्चुअली केबीसी ओरिएंटेड कुछ मीम्स बनाकर लाया हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले तो भाई साहब बताइए मीम होता क्या है? इंटरनेट पे आप एक कोई वायरल जोक चल रहा है और लोग उसका अपना वर्जन क्रिएट कर रहे हैं, ओहो, और वो इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि वो दो ऐसी चीज़ों को लिंक कर रहा है जो पॉप कल्चर रेफरेंसेस हो या फिर जो चीज़ें रिसेंटली ट्रेंड कर रही हो उनके बारे में बात कर रहा है। ओके। तो ये मीम्स होता है। तो आप हमको हम लोग के ऊपर बनाया आपने? जी सर, केबीसी के ऊपर ही बना है। सर हमारे देखने लायक है या नहीं? सर आपके दिखाने के लिए ही लाया हूँ। ओके, जी। देखा जाए। भाई साहब इज्जत हमारी रख लीजिएगा। यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। देवी और सज्जनों, आप कहीं जाइएगा मत। हे भगवान, मी आफ्टर स्टडिंग फॉर 1 मिनट। तो सर ये मैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जितने भी यहाँ बैठे हुए कंटेस्टेंट्स हैं, जब हम केबीसी की प्रिपरेशन कर रहे थे तो हमारा यही हाल था। ओहो, अच्छा। When you upset your wife, हाँ ये ठीक है सर। जितनी भी महिलाएं कंटेस्टेंट यहाँ आई हैं सब फूट फूट के रोती है। हाँ नहीं, हाँ। और वो टिश्यू बॉक्स रखा ना, उसी को उठा उठा के हम देते रहते हैं उनको। तो देख रहे हैं आप, मिल रहा है। ये एक और आ गया। आफ्टर स्पेंडिंग 1 डे एट द जिम, आप चाहे तो क्विट कर सकते हैं। When you know that you have impressed your boss and you will get the promotion, और ये गया सीधे आपके अकाउंट में, बिल्कुल आसान और सेफ तरीके से। वाह, थैंक यू सो मच सर। शाश्वत, तो इसमें बड़ी बुद्धि लगानी पड़ती है कि नहीं? जी। ये मैं घर ले जा सकता हूँ जी? खास तौर से वो टिश्यू वाले दिखाएंगे ना। ओके, शाश्वत आ रहा है 8वां प्रश्न। इसका मूल्य है 80,000 रुपए। ओके, 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन जैसे पुस्तक की लेखिका नैन जोत लाहिरी किस क्षेत्र में अपने काम के लिए जानी जाती है? नैन जोत लाहिरी, ऑथर ऑफ बुक्स सच एज द डिक्लाइन एंड फॉल of Indus civilization, is known for her work in which field? A. Meteorology, B. Archaeology, C. Botany, or is it D. Microbiology? मौसम विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान? सर अगर मैं बुक का टाइटल पे थोड़ा ध्यान दूं, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, एंड इसको लेकर अगर थोड़ा लॉजिकली सोचूं तो ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। एंड जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें आर्कियोलॉजी ही ऐसा ऑप्शन है जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को अनकवर करता है। मीटेरोलॉजी इज मीटियोर्स, बॉटनी इज प्लांट्स, माइक्रोबायोलॉजी इज स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन बी आर्कियोलॉजी इसका सही आंसर होना चाहिए। ऑप्शन बी को प्लीज लॉक किया जाए। ऑप्शन बी ताला लगाया जाए। वेल प्लेड शाश्वत, इज द राइट आंसर। नैन जोत लाहिरी जी एक लेखिका और वो हिस्ट्री की प्रोफेसर है और वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की डीन ऑफ कॉलेजेस भी रह चुकी है। बिल्कुल सही अनुमान लगाया आपने। वेल प्लेड शाश्वत। अब आएंगे 9वें प्रश्न के ऊपर। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो 2021 में अनीता आनंद ने किस देश की राष्ट्रीय रक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला? In 2021, Anita Anand took charge as the
मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन सुनिए। ए कनाडा, बी नॉर्वे, सी यूनाइटेड किंगडम, डी फिजी। सर मुझे इसका कोई अंदाज़ा तो नहीं है, तो मैं लाइफलाइन यूज़ करना चाहूँगा। शांत हो जाइए। तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लेंगे? वही सोच रहा हूँ कि कौन सी लूँ। मैं वीडियो फोन अ फ्रेंड यूज़ करना चाहूँगा। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, ओके। इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। शाश्वत, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते हैं, ये है वो नाम। क्षितिज जायसवाल हैं, कमल दत्ता हैं और सकुल गर्ग। सर क्षितिज जायसवाल से बात करें। किनसे? क्षितिज। क्षितिज जायसवाल। ऑलराइट, क्षितिज जायसवाल से वीडियो कॉल करना चाह रहे हैं, इसे कनेक्ट किया जाए। क्षितिज जायसवाल जी आपके मित्र है, साथ में काम करते हैं? आई एम लखनऊ में बैचमेट्स थे। ऑलराइट, ओके, बैचमेट, ऑलराइट। क्षितिज नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति से? नमस्ते अमित जी। आपके बैचमेट शाश्वत जी हमारे सामने हॉट सीट पर बैठे हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। रेडी क्षितिज? ऑलराइट जी बिल्कुल। शाश्वत, आपका समय शुरू होता है अब। Anita Anand took charge as the Minister of National Defense of which country in 2021? I repeat, Anita Anand took charge as the Minister of National Defense of which country in 2021? Option A Canada, Option B Norway, Option C UK या Option D Fiji? इसका आंसर मुझे तो लग रहा है बिटवीन ए कनाडा और सी यूनाइटेड किंगडम, बट आई थिंक ए कनाडा पे आई एम 80% श्योर। Okay. 80%? 80% ऑन कनाडा, या अच्छा ठीक है। Sir, I'll also go with option A, Canada. तय कर लिया है इन्होंने, ऑप्शन ए कनाडा पे ताला लगाया जाए। 80% कहा था ना उन्होंने, 20% कहा था यूनाइटेड किंगडम पे था। जी। सर यूनाइटेड किंगडम बोलते तो गलत होते। कनाडा इज द राइट आंसर। अनीता आनंद भारतीय मूल की हैं, वो भारतीय मूल की हैं लेकिन उनका जन्म कनाडा में हुआ था और वो इससे पहले पब्लिक सर्विसेज एंड प्रोक्योरमेंट मंत्री रह चुके हैं वहां की, कनाडा की। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है शाश्वत। इन चित्रों में पिता कौन हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था? Who is the father seen in these panels who also embraced Buddhism? पैनल दिखाया जाए। ठीक है, अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं मैं। ये रहे ऑप्शंस। ए अजात शत्रु, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी बिंदुसारा। सर इन चारों में से तो जितना मुझे आइडिया है सिर्फ सम्राट अशोक ही ऐसे हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, पर साथ साथ मुझे बाकी तीनों के बारे में पता नहीं अगर उन्होंने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया था या नहीं। ऑप्शन सी के साथ जाना चाहूंगा सर। ऑलराइट, सोच विचार के सी ताला लगाया जाए। बाकी तीनों के बारे में क्या चल रहा था आपके मन में? सर जहाँ तक मुझे आइडिया है, जो गलत हो सकता है, अशोक ही ऐसे थे जिन्होंने बुद्धिज्म एम्ब्रेस किया था, इंडिया में काफ़ी स्प्रेड भी किया था, और
ये जो दो नाम है मेरे ख्याल से ये अशोक के बेटों के नाम हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अशोक को 3,20,000 रुपए सही का दूसरा पॉइंट मिल गया आपने। विडंबना यह है कि अशोक जिस नाम का अर्थ है जिसे दुख ना हो, जी अशोक का नाम अशोक। था जिसे दुख ना हो, कलिंग युद्ध के बाद दुखी हुए। जी जी जी। बहुत ही उन्होंने देखा कि वायलेंस देखा, खून खराबा देखा उस युद्ध में, और उसके बाद उनको लगा कि नहीं, ये गलत काम है। मन की शांति के लिए उन्होंने युद्ध और धीरे धीरे अपनी सांसारिक संपत्ति को उन्होंने छोड़ दिया जी। और यहां तक कि उन्होंने अपने बेटे को साधु और अपनी बेटी को साध्वी बनने दिया। जी। वही बात हो रही थी। फिर उन्होंने पूरे साम्राज्य में अशोक स्तंभों पर अपने शिलालेखों की स्थापना की। तो अशोक स्तंभ जहां जहां आपने देखा है उसके ऊपर होगा। ओके, ये जो चित्र आपने अभी देखा देवी और सज्जनों, ये अमर चित्र कथा के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ है और संभव हो पाया, इसके लिए उनका अनेक अनेक आभार। वेल प्लेड शाश्वत। सबसे पहले तो चेक आ रहा है इनके नाम। वेल प्लेड। ₹3,20,000 का चेक शाश्वत। बहुत बहुत बधाई आपको शाश्वत। बहुत ही उम्दा तरीके से आप खेल रहे हैं और इस बात का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं इस बात को अवश्य मानता हूं कि जो सीट खाली है वहां से आशीर्वाद आपको मिल रहा है और वो बहुत गर्व से आज आपको देख रही होंगी जहां भी होंगे। थोड़ा शाश्वत 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 2-3 चीजें बता दूं आपको। एक तो ये जो डीजे बाबू हैं ये शांत हो जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको मिलेगा समय ही समय, आप जितना समय चाहे लगा सकते हैं। 17वें प्रश्न की बात की थी 7.5 करोड़ की, वो जैकपॉट प्रश्न, तिलिस्मी तिजोरी इसे कहते हैं, उसका द्वार खुल जाता है। और 15वां प्रश्न जो है 75 लाख का, ये है धन अमृत पड़ाव, अगर आपने 75। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये भी एक इमेज प्रश्न है। एक दिवसीय विश्व कप में एक सम्मान के संबंध में इस क्रम में अगला कौन है? With respect to an honor at the ODI World Cup, who comes next in the sequence? और वो सीक्वेंस आपको ये इमेज में दिखाई देगा। Can we see the image, please? Ready to go? यस। ऑप्शन देखता हूं। A. MS धोनी। B. युवराज सिंह। C. Mitchell Stark. D. Adam Gilchrist. An honor at the ODI World Cup. समय समय आपके पास खेलिएगा जरूर, क्योंकि ये लीस्ट रिस्क है। 2 लाइफलाइंस बची हुई हैं। सही उत्तर 6:40। सो 2003 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था, उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सचिन तेंदुलकर थे। 2007 क्रिकेट वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया जीती थी और उसमें ग्लेन मैकग्रा वॉज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। तो नेक्स्ट वर्ल्ड कप 4 साल ऐड करूँ तो 2011 में हुआ था, इंडिया में हुआ था और इंडिया ही जीती थी। विनिंग कैप्टन MS धोनी थे, बट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट युवराज सिंह थे। तो युवराज सिंह शुड कम नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। तो ऑप्शन बी, युवराज सिंह को लॉक किया जाए। ऑप्शन बी, युवराज सिंह। ताला लगाया जाए। Absolutely the right answer. Well played. क्या बात है शाश्वत। Incredible. Well done. युवराज सिंह ने 362 रन बनाकर और 15 विकेट लेकर के 2011 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता था। उन्होंने कैंसर से अपनी लड़ाई के बावजूद बहुत ही खूबसूरती और बहादुरी के साथ बल्लेबाजी की और गेंदबाजी भी। वेल प्लेड शाश्वत। बड़ा मुश्किल प्रश्न था ये, लेकिन आपने इसका सही उत्तर दिया। 6:40 आप जीत गए हैं। आगे चलते हैं 12वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। रेडी फॉर दिस? यस।
12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक के दिन इनमें से किस समाचार की घोषणा लंदन के समाचार पत्रों में की गई थी? The news of which of these was announced in the papers in London on the day of the coronation of Queen Elizabeth II? ऑप्शन सुनिए। ए, launch of Sputnik. B, moon landing. C, first heart transplant. Or was it D, summiting of Mount Everest? स्पुतनिक का प्रक्षेपण, चांद पर मानव का पहला कदम, पहला हृदय प्रत्यारोपण, माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास अभी भी 2 लाइफलाइन बची हुई हैं। सही आपको पहुंचा देगा 12:50 पे, गलत नीचे गिरा देगा 3:20 पर। सर अभी हाल ही में क्वीन एलिजाबेथ II का निधन हुआ था, तो तब ये मैंने ज़रूर पढ़ा था कि उन्हें 70 साल 70 ईयर्स से शी हैज़ बिन द मोनार्क ऑफ यूके। तो 22 से अगर 70 सब्ट्रैक्ट करूं तो 1952 में आ जाएंगे। मून लैंडिंग 60s में हुई थी, तो वो तो नहीं है। फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट मैं श्योर नहीं हूं, बट 95 मैंने कहीं पढ़ा है, बट नॉट 100% श्योर। समिटिंग ऑफ द माउंट एवरेस्ट was done by Edmund Hillary and Tenzing Norgay। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है 52, 53, 54 कुछ ऐसा था साल। लॉन्च ऑफ स्पुतनिक, स्पुतनिक रशिया लॉन्च करेगा एंड वो डायरेक्टली नासा के साथ compete करते थे। स्पुतनिक मून मिशन तो नहीं था, इट वाज जस्ट a satellite that was going into space, but late 50s early 60s होना चाहिए। तो इस टाइमलाइन के हिसाब से summiting of Mount Everest is the closest option that comes to my mind। सर ऑप्शन डी लग तो रहा है। सर थोड़ा रिस्क है, बट रिस्क लेना चाहूंगा। ओके, क्या करें? ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। ऑप्शन डी, जी। समिटिंग ऑफ माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी चुना है शाश्वत गोयल जी ने। इसको ताला लगाया जाए। बहुत सारा आपने सालों का विश्लेषण किया, मून लैंडिंग के बारे में कहा, फर्स्ट हार्ट प्लांट के बारे में कहा, और उम्र के हिसाब से क्वीन एलिजाबेथ का आपने अभी देखा कि एटलीस्ट 70 इयर्स। लॉन्च ऑफ स्पुतनिक जो था वो आप सोच रहे थे बिटवीन द 50s एंड कहीं था। सर अगर आप लॉन्च ऑफ स्पुतनिक कहते तो आप गलत होते। दिस इज द राइट आंसर। शेरपा टेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलरी ने 29 मई 1953 को एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की थी। ऑन द 29th of May अभियान के साथ यात्रा करने वाले एक ब्रिटिश पत्रकार ने लंदन को कोड में यह खबर भेजी। इसकी घोषणा 2 जून को लंदन में द टाइम्स में की गई थी।
जिस दिन युवा राजकुमारी एलिजाबेथ रानी बनी थी। वेल प्लेड शाश्वत, वेल प्लेड। अब चलते हैं आगे 13वां प्रश्न में 25 लाख रुपए। रेडी शाश्वत? यस। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उत्तरी गोलार्ध में एकमात्र जगह कौन सी है जहां पर आपको पेंगुइन मिलेंगे? Which is the only place in the northern hemisphere where you will find penguins? ऑप्शन सुनिए। A. Baffin Island. B. Alaska. C. Galapagos Islands. Or is it D. Greenland? Baffin Island यानी बेफिन द्वीप, Galapagos Islands, Galapagos द्वीप समूह, ग्रीनलैंड, अलास्का। सही देंगे आपको 25 लाख, गलत नीचे गिरा देंगे 3-20 पर। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास अभी भी 2 लाख लाइन बची हुई है। सर अलास्का यूएस का पार्ट है, कनाडा के लेफ्ट साइड में है, वहाँ पर तो पेंगुइन्स नहीं होते हैं। सेम गोज फॉर ग्रीनलैंड, क्योंकि अगर मैं लैटिट्यूड वाइज देखूं तो सेम डिग्री हुआ दोनों का, तो अगर अलास्का में सर्वाइव नहीं कर सकते तो ग्रीनलैंड में भी नहीं करने चाहिए। तो इस लॉजिक से ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी तो मैंने एलिमिनेट कर दिया है, बचे बैफिन आइलैंड एंड गैलापागोस आइलैंड्स। गैलापागोस का मैंने नाम सुन रखा है, पढ़ा हुआ भी है, बट कभी इस रेफरेंस में मैंने ध्यान नहीं दिया था। बैफिन आइलैंड का मुझे कोई अंदाजा नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि मुझे अंदाजा नहीं है कि बैफिन आइलैंड एग्जैक्टली कहाँ पर है। अगर पता नहीं है तो फिर मैं कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं कर पाऊंगा। तो इस केस में मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा सर। एक और लाइफलाइन? जी 2 बची हुई है, कौन सी लेंगे? सर आई विल गो विद 50-50। ऑलराइट, कमरे महाशय 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं शाश्वत, इसको अंकित कर दिया जाए। शाश्वत, जैसा कि आप जानते हैं 2 जो गलत ऑप्शंस हैं वो हटा दिए जाएंगे। हटा दीजिए कंप्यूटर जी। बी अलास्का बचा है, सी गैलापागोस आइलैंड्स। एक सही एक गलत। सही देंगे आपको 25 लाख, गलत नीचे गिरा देंगे 3-20 पर। एक लाइफलाइन अभी भी बची। Sir, I'll go with option C, Galapagos Islands. You'll go with C, Galapagos Islands? Yes, sir. All right. Galapagos Islands C अनुमान लगाया है, थाला लगाया जाए। It's a brilliant answer, well played. Well done, शाश्वत। ये एकमात्र पेंगुइन प्रजाति है जो भूमध्य रेखा के उत्तर में और इक्वाडोर के गैलापागोस आइलैंड्स में पाई जाती है। एंटार्क्टिका में पाए जाने वाले पेंगुइन के उलट उनको अपने अंडे जम जाने के बारे में चिंता नहीं होती है। वेल प्लेड शाश्वत, बड़ा ही मुश्किल प्रश्न था ये, लेकिन आपने बिल्कुल सही तरीके से इसका अनुमान लगाया। शाश्वत, बहुत पहले ये प्रश्न पूछना चाहिए था हमें आपसे कि क्या कीजिएगा इतनी सारी धनराशि। सर मुझे पता था कि ये सवाल आप जरूर पूछेंगे। जी सर, मेरे लिए इस पैसे की कोई अहमियत या कोई महत्व नहीं है। ओके। क्योंकि जब से ममा के साथ ये हुआ है जी तब से मेरा नज़रिया ज़िंदगी की तरफ बहुत ज़्यादा बदल चुका है। तो ये एक रियलाइजेशन हुई है कि जितनी भी ये मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं ये सब यहीं रह जाएंगी,
और हम चले जाएंगे। तो तब से मेरा जो फोकस है वो सिर्फ इसी पे रहता है कि हैप्पीनेस को या फिर खुशियाँ को बांटो और सोसाइटी ने जो आपके लिए किया है उसे वापस करने की कोशिश करो। तो कुछ सोचा नहीं है मैंने इस पे वैसे का क्या करूँगा, बट ब्रॉड अंदाज़ा ये है कि इसे डोनेट करूँगा मैं Okay. ऑर्फनेजेस में, NGOs में, ओल्ड एज होम्स में, या फिर उन परिवारों को दूंगा जिनका कोविड की वजह से कुछ नुकसान हुआ है, जी पर वो उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपने आप को संभाल पाए। जी जी। तो इसलिए मैं ऐसे लोगों की मदद करना चाहता हूँ, सुपर। बिकॉज अल्टीमेटली what exactly is the purpose of our brief immortal life if not the pursuit of legacy? वेल स्पोकन शाश्वत, बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके। हर चीज़ों को बहुत ही ध्यान से आपने देखा है, जिंदगी को बहुत ध्यान से आपने देखा है, समझा है, और जो कुछ भी आप करने जा रहे हैं इसकी हम सराहना करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं, इसकी हम सराहना करते हैं और बधाई देते हैं आप। थोड़ा शाश्वत, 13 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने, 25 लाख रुपए जीत गए हैं। और अगला प्रश्न अगर आपने सही उत्तर दिया तो आप जीत जाएंगे 50 लाख रुपए। यह है 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए, और आपके स्क्रीन के ऊपर वो प्रश्न ये रहा। ऑस्कर विजेता फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए डैनी बॉयल ने इनमें से किस फिल्म को एक प्रेरणा बताया था? Which of these films was cited as an inspiration by Danny Boyle for the Oscar-winning film Slumdog Millionaire? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A, बाजीगर, B, ब्लैक फ्राइडे, C, शूल, D, गैंग्स ऑफ वासेपुर। सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख, गलत गिरा देंगे नीचे आपको 3-20 पर। एक लाइफलाइन अभी भी जीवित है। सर क्वेश्चन से तो रिलेटेड नहीं है, बट काफ़ी मेटा रेफरेंस है कि हम केबीसी में बैठकर एक ऐसी मूवी की बात कर रहे हैं जहाँ पे केबीसी के बारे में ही दिखाया था। स्लमडॉग मिलियनेयर वन द ऑस्कर फॉर द बेस्ट पिक्चर इन 2008। गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 2012 एंड 2013 में रिलीज हुई थी, तो वो तो ऑटोमेटिकली बाहर निकल गया। बाजीगर बाय शाहरुख खान, इंस्पिरेशन कैसे? शूल वॉज मनोज बाजपेयी, ब्लैक फ्राइडे वॉज अनुराग कश्यप। सर मैंने पढ़ा है दैट ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द वर्क्स ऑफ अनुराग कश्यप। उसके अकॉर्डिंग से ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी बनाए गए होंगे। बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टेड बाय अनुराग कश्यप। डी मैंने अभी एलिमिनेट किया तो बचा बी। तो बी पे तो मेरा ध्यान जा रहा है, एक बार मैं बाकी दोनों ऑप्शंस को भी एनालाइज करना चाहूँगा। बाजीगर वॉज शाहरुख खान वेयर ही प्लेड द नेगेटिव रोल। शूल वॉज मनोज बाजपेयी। ये मैंने कहीं तो पढ़ रखा है दैट डैनी बॉयल वाज इंस्पायर्ड एंड ही लाइक्ड द वर्क ऑफ अनुराग कश्यप। तो अगर मैं उस ट्रेन ऑफ थॉट से जाऊं तो ऑप्शन बी साउंड्स लाइक द मोस्ट लॉजिकल आंसर।
क्या करेंगे शाश्वत आप? सर एक बार रिलीज ईयर याद कर रहा हूँ। सर ब्लैक फ्राइडे वॉज अबाउट द 93 बॉम्ब ब्लास्ट्स. It featured the life of Tiger Memon and it was released in 2007. तो टाइमलाइन के हिसाब से भी, given how busy Danny Boyle would be in his life, he's more likely to watch a movie जो recently release हुई है. तो इन दोनों reasons की वजह से I'll go for option B, Black Friday. Option B, Black Option B, Friday? Black Friday. All right. Okay, let me lock this B, Black Friday first. So you won 50 lakh rupees. Well played, Joseph. जिस खूबसूरती से आपने अनुमान लगाया, उसकी हम सराहना कर रहे हैं. मुंबई में शूट करने के बारे में आइडियाज के लिए डायरेक्टर डॉनी बॉयल ने कई हिंदी फिल्में देखी, जिसमें ब्लैक फ्राइडे, सत्या और कंपनी फिल्में थी, Right. जो कि राम गोपाल वर्मा जी की थी. ब्लैक फ्राइडे को अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया था और जैसे कि आप कह रहे थे वो उनके काम से काफी प्रभावित थे और इसीलिए ब्लैक फ्राइडे जो था वो सही उत्तर था आपका. 50 लाख रुपए शाश्वत, वेल प्लेड. एक बार फिर जोरदार तालियां बजाओ. ऑलराइट शाश्वत, आ गया है खेल का तीसरा पड़ाव जिसको हमने धन अमृत पड़ाव माना है. ये है 75 लाख रुपए. रेडी फॉर दिस शाश्वत? Yes, sir. 15वां प्रश्न, 75 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर. ये रहा. इनमें से किस खाद्य पदार्थ के अंग्रेजी नाम की उत्पत्ति एक भारतीय भाषा में है? The English name for which of these items has its origin in an Indian language? Options: A, ginger, B, banana, C, pumpkin, D, coffee. अदरक, केला, कद्दू, कॉफी. सही उत्तर देंगे आपको 75 लाख. गलत नीचे गिरा देंगे 320 पर. एक लाइफलाइन अभी भी जीवित. अगर आपको नहीं खेलना आगे तो अनुमति देंगे आपको कि आप क्विट कर सकते हैं. 50 लाख रुपए आप जीत रहे. अदरक. English name for अदरक is ginger. Oh, ginger का means pumpkin. Coffee, not coffee. Sir, I'll go with my third lifeline. थर्ड लाइफलाइन, व्हाट इज पोल? ऑलराइट. इस स्तर पर आकर के आमतौर पर ये लाइफलाइन नहीं ली जाती है, लेकिन फिर भी हम विश्वास रखते हैं हमारी जनता के ऊपर. ऑडियंस, लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए. बारी आ गई आपकी ऑडियंस और आपका समय शुरू होता है. आप ए, जिंजर को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है, 62%. क्या करना चाहेंगे आप शाश्वत? तो सोचना चाहूंगा. इंग्लिश नहीं पहुंच सकती. If I take a सर प्रॉब्लम ये है कि
अगर कौन सी इंडियन लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है तो फिर भी सही डायरेक्शन में सोचा जा सकता था। अब इंडिया कंट्री ऐसी है जहाँ पे लैंग्वेजेस इतनी सारी हैं, तो कौन सी लैंग्वेज के बारे में सोचूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। लाइफलाइन कह रहा है A 62%, B 37%, C 0%, D 1%। तो मेरे सामने दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं जनता की बात मान के ऑप्शन ए पे जाऊं, या मैं 50 लाख लेके क्विट करूं। क्विट तो सर मैं जिंदगी में कभी नहीं करूंगा। तो क्या करना So चाहिए? I'll go with the audience and I'll trust them. Let's see what happens. ओके। अधिकतर ऑडियंस ने कहा है ए जिंजर। ए जिंजर पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आपको मालूम है कि भारतीय भाषाओं की जो जननी है वो संस्कृत मानी जाती है। Unbelievable. क्या बात है जनता, क्या बात है जनता, वाह वाह वाह। शिंगवेरम, वहां था वो संस्कृत शब्द, वो फिर लैटिन में आया जिंजीबर बन के और वहां से बना जिंजर। Very interesting question. इतनी सारा ज्ञान इनके साथ प्राप्त था। कॉफी शब्द जो है ये अरबिक से आता है, पंपकिन शब्द ग्रीक से आता है। माना जाता है कि बनाना शब्द जो है वो वेस्टर्न अफ्रीका से आया। तो देखिए सज्जनों, आज का समय यही समाप्त हो गया, हुटर बज गया है शाश्वत जी। तो अपनी जनता को बता दूं कि कल जब हम आएंगे और शाश्वत जी हमारे साथ होंगे तो इनके सामने डाला जाएगा 16वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए का। तो देखिए सज्जनों, आज का समय यही समाप्त होता है। देखिए, आबादी, इमारतें, टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक और चीज है जो बहुत ही तेजी से बढ़ती चली जा रही है, और वो है अकेलापन। मशहूर शायर निदा फजली ने कहा है कि हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। क्या बात। और अक्सर लोग अपने अकेलेपन के बारे में बताते ही नहीं हैं। उन्हें लगता है कि लोग उन्हें कमजोर समझेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मजबूत से मजबूत इंसान भी अकेला हो सकता है। तो अपने अकेलेपन के बारे में बात करने से हिचकिचाइए मत। और अगर आपके पास कोई अकेला है, आसपास कोई भी अकेला है, तो उनका अकेलापन बांटने से बिल्कुल कतराइए मत। इन्हीं विचारों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। शुभरात्रि, शुभरात्रि, शुभरात्रि। गुड नाइट। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच। देखिए अभी फोटो खींचेंगे आपके साथ। थैंक यू, थैंक यू।